विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड की संघीय संसद। स्विट्जरलैंड के संविधान द्वारा संघीय संसद को शक्तिशाली विधायिका के रूप में बनाया गया है, क्योंकि शासन के तीनों अंगों में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और जो कार्यपालिका है और वहाँ की संघीय न्यायालय है, न्यायाधिकरण है, उसे संघीय संसद के अधीन रखा गया है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो शक्तिशाली विधायिका है, लेकिन इसके बावजूद भी वह ब्रिटेन की संसद की भांति या व्यवस्थापिका की भांति तो पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं है। उसके दो कारण हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड में संघीय शासन व्यवस्था को, संघात्मक शासन को अपनाया गया है, जिसके कारण कानून निर्माण की शक्ति संघीय संसद के साथ साथ राज्य की जो विधानमंडल है उनके साथ बटी हुई होती है। और इसके साथ ही यहाँ पर कठोर संविधान को अपनाया गया है, जबकि ब्रिटेन में लचीले संविधान को अपनाया गया है। दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर जो हमें कह सकते हैं कि लोक निर्णय और आरंभक की जो व्यवस्था की गई है, जिसके कारण भी हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण की शक्ति संघीय संसद की जनता के साथ बटी हुई है, तो इसलिए वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था। देखिए, संघीय व्यवस्था वहाँ पर द्विसदनी है या व्यवस्थापिका के दो सदन हैं। 1848 में जो संविधान बना था उसमें भी व्यवस्थापिका दो सदनी थी, और जिसे संघीय सभा, व्यवस्थापिका का नामकरण संघीय सभा किया गया था, और उसके दो सदन थे, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। 1998 में जो नया संविधान बना उसमें व्यवस्थापिका को दो सदनी रखा गया है, व्यवस्थापिका के दो सदन हैं, लेकिन संघीय सभा की जगह उसका नामकरण संघीय संसद कर दिया गया है, या उसे संघीय संसद कहकर पुकारा गया है। और इसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा संसद का, व्यवस्थापिका का निम्न सदन है, और सीनेट जो है वो व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन है। अब हम पढ़ेंगे पहले प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा के संबंध में सबसे पहले उसकी रचना किस प्रकार से होती है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 200 निर्धारित की गई है। प्रतिनिधि सभा में सदस्य जनसंख्या के आधार पर चुने जाएंगे, और इसमें जो है चाहे इसमें संविधान में कहा गया है कि चाहे कोई कैंटन कितना भी छोटा हो, लेकिन प्रत्येक कैंटन से एक सदस्य जरूर प्रतिनिधि सभा के लिए चुनकर भेजा जाएगा। यहाँ पर जो कैंटन, जो बर्न और ज्यूरिच जैसे जनसंख्या की दृष्टि से बड़े कैंटन हैं, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि 30 और 31 प्रतिनिधि तक चुनकर भेजे जाते हैं, जबकि उरी जैसा जो छोटी जनसंख्या वाला कैंटन है उससे एक प्रतिनिधि वहाँ से भी चुनकर भेजा जाता है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया है। 4 वर्ष बाद जो है इसके प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का नवीन चुनाव या निर्वाचन करवाया जाता है। अब है कि इसकी चुनाव प्रणाली क्या है। देखिए, वहाँ पर जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक की उम्र प्राप्त है उसे मताधिकार मिला हुआ है, और जिस व्यक्ति को मताधिकार मिला हुआ है उसे संघीय संसद, संघीय सरकार और संघीय न्यायालय, इन तीनों की सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन प्रतिबंध ये है कि एक व्यक्ति एक समय में तीनों संस्थाओं का एक सदस्य, तीनों संस्थाओं का एक ही समय पर जो है सदस्य नहीं बन सकता, या एक समय पर कोई व्यक्ति एक ही अंग का सदस्य बन सकता है। यानी एक समय पर या तो वो संघीय संसद का सदस्य हो सकता है, या संघीय सरकार का सदस्य रह सकता है, या फिर संघीय न्यायालय या न्यायाधिकरण का सदस्य रह सकता है। साथ ही साथ वहाँ पर यह भी प्रतिबंध है कि जो पादरी है
और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं चुने जा सकते हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वयस्क, इस प्रकार से कर सकते हैं, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा गुप्त रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा उसका चुनाव होता है। अगला है अब दूसरा प्रतिनिधि संघीय संसद का दूसरा सदन है सीनेट। सीनेट की रचना और चुनाव प्रणाली किस प्रकार की है? देखिए, सीनेट के सदस्यों की संख्या 46 निर्धारित की गई है। वहाँ पर प्रत्येक पूर्ण कैंटन से 2 सदस्य और जो अर्ध कैंटन हैं उनसे जो 1 सदस्य चुनकर भेजा जाता है। तो जैसे कि अर्ध कैंटन है, वहाँ पर 6 अर्ध कैंटन है, ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, अपर ओल्ड वाल्डेन, निडवाल्डेन, अपर इनेंजल और आउटर अपेंजल। वहाँ पर साथ ही साथ वहाँ पर बसेल सिटी और बसेल लैंड जैसे ये 6 कैंटन, अर्ध कैंटन है। तो प्रत्येक अर्ध कैंटन से 1 सदस्य और पूर्ण कैंटन से 2 सदस्य चुनकर भेजे जाते हैं। वहाँ पर सीनेट सदस्यों के चुनाव के संबंध में नियमन करने का अधिकार कैंटनों को प्रदान किया गया है। जैसे कि सीनेट सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा, तो प्रत्येक कैंटन अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा से, अपने विवेक से तय करता है कि एक सदस्य का सीनेट में कार्यकाल कितना रखा जाए और इसी प्रकार से सीनेट सदस्यों के चुनाव की पद्धति क्या हो। 1848 में निर्मित संविधान के द्वारा जो उस समय जो व्यवस्था थी, उस समय अधिकांश सदस्य जो हैं से अधिकांश कैंटनों के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन सीनेट सदस्यों का किया जाता था और जो 4 कैंटन थे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा सीनेट सदस्यों का चुनाव करते थे। और इसी प्रकार से वहाँ पर कैंटनों के द्वारा जो है इनका कार्यकाल 1 वर्ष से लेकर जो है वो 4 वर्ष तक रखा गया था। यानी कोई कैंटन अपने सीनेट सदस्य को 1 वर्ष के लिए सीनेट में चुनकर भेजता था, कोई कैंटन 2 वर्ष, कोई 3 वर्ष और कोई 4 वर्ष। और इसी व्यवस्था को नवीन संविधान में भी अपना लिया गया है, अर्थात 1998 में जो नवीन संविधान बना उसके द्वारा भी इसी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर ये माना जाता है कि जो सीनेट है वो राज्यों का सदन है, इसलिए वहाँ पर प्रतिनिधि किस प्रकार से चुनकर भेजे जाएं, कितने समय के लिए चुनकर भेजे जाएं, तो इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार कैंटनों के पास होना चाहिए। अगला है पदाधिकारी कितने हैं। देखिए, दोनों सदन अपने में से अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं और उसके साथ साथ 2 उपाध्यक्ष चुनते हैं, एक प्रथम उपाध्यक्ष और दूसरा सेकंड नंबर का उपाध्यक्ष, यानी 2 उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष चुनते हैं और 1 वर्ष के लिए चुनते हैं। अध्यक्ष के इसके संबंध एक बार जो व्यक्ति अध्यक्ष चुन लिया जाता है उसे दूसरी बार पुनर्निर्वाचित नहीं किया जाता है, तुरंत दूसरी बार उसे पुनर्निर्वाचित नहीं किया जाता है। और इस संबंध में वहाँ पर व्यवस्था है कि जिस कैंटन से एक बार अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो दूसरी बार उसी कैंटन से अध्यक्ष नहीं चुना जाता है। साथ ही साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एक ही कैंटन से नहीं चुने जाएंगे। और साथ ही साथ वहाँ पर ये भी परंपरा है कि जो उपाध्यक्ष होता है उसको अगले वर्ष अध्यक्ष के लिए चुन लिया जाता है। ये वहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में व्यवस्थाएं हैं। अध्यक्ष बैठकों की, सदन की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करता है और उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। निर्णायक मत का मतलब होता है कि जब किसी विषय पर दोनों सदनों में बराबर की संख्या में मत आते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है फिर
जो अध्यक्ष होता है वो अपना निर्णायक मत देता है, जिससे वो निर्णायक मत कहा जाता है, जिससे कि उस विषय का जो है निर्णय हो पाता है। अगला है अधिवेशन। देखिए, इसके नियमित अधिवेशन होते हैं और साथ ही साथ इसके विशेष अधिवेशन भी इनके बुलाए जाते हैं। सदन के विशेष अधिवेशन, सदन का कोई संबंधित सदन का कोई भी सदस्य यदि आग्रह करता है या संघीय सरकार आग्रह करती है, यानी वहाँ की कार्यपालिका आग्रह करती है, तो उसके आधार पर संघीय संसद का विशेष अधिवेशन भी बुलाया जाता है। अगला है बैठकें। देखिए, दोनों सदनों की पृथक पृथक बैठकें भी होती हैं और साथ ही साथ दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें भी वहाँ पर बुलाई जाती हैं। वहाँ पर अनुच्छेद 157 में ये कहा गया है कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाए। देखिए, जब दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उस समय प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है वो बैठक की अध्यक्षता करता है। अब कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। जैसे वहाँ पर कहा गया है कि संघीय सरकार के सदस्यों का जब चुनाव होगा और उनके पदाधिकारियों का जब चुनाव होगा तो उसके संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद जो है उच्च संघीय सत्ता जो है उनके बीच उनके क्षेत्राधिकार को लेकर यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उन विवादों के निपटारे के लिए भी संघीय संसद की बैठक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। साथ ही साथ जो क्षमादान के प्रार्थना पत्र हैं उनके ऊपर निर्णय करने के लिए उनके ऊपर जो है निर्णय हेतु जो है संघीय संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। साथ ही साथ कुछ विशेष अवसरों पर भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। साथ ही साथ कभी कभी जो संघीय सरकार के जो घोषणाएं हैं उनके लिए भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। वैसे तो दोनों सदनों की जो बैठकें होती हैं वो सार्वजनिक रूप से होती हैं, लेकिन कभी कभी कानून के अनुसार जो है दोनों सदनों की गुप्त बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। अब है कि गणपूर्ति के संबंध में वहाँ पर क्या व्यवस्था है। देखिए, गणपूर्ति के लिए ये कहा गया है कि दोनों सदनों में गणपूर्ति के संबंध में ये व्यवस्था की गई है कि सदन के बहुमत के उपस्थिति आवश्यक है, यानी किसी भी सदन की जो सदस्य संख्या है उसके बहुमत सदस्य यदि उपस्थित हैं तो गणपूर्ति मानी जाएगी, अर्थात उस सदन की कार्यवाही गतिविधियां जो हैं वो कैसी मानी जाएंगी, वैध मानी जाएंगी। इसके संबंध में अब आता है कि निर्णय के संबंध में या निर्णय प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी। तो निर्णय प्रक्रिया के संबंध में ये कहा गया कि दोनों सदनों के लिए निर्णय के संबंध में कहा गया कि मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से जो है निर्णय लिए जाएंगे। जो और संयुक्त बैठकों में निर्णय जो है वो यदि किसी निर्णय लिया जाएगा, कुछ विषय ऐसे हैं जिनके संबंध में यदि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उनके निर्णय जो हैं के संबंध में दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा पृथक पृथक बहुमत से या दोनों सदनों के पृथक पृथक बहुमत से जो है निर्णय लिए जाएंगे। ये वहाँ पर निर्णय की व्यवस्था है। अब आता है कि वहाँ संसद की शक्तियाँ और कार्य क्या क्या है। यहाँ पर देखिए